Hey guys, Welcome back to our YouTube channel. and welcome back to our YouTube video Love Story Part 2. तो गाइस फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं जिसमें हमने बताया कि कैसे हम फर्स्ट टाइम मिले थे। उसके Yes. आगे की स्टोरी आज हम बताते हैं। मैंने यहाँ तक कवर कर लिया था कि हम हॉस्टल में नाइट स्टे करने वाले थे एक साथ। तो उस नाइट क्या हुआ तो वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर पहले फर्स्ट देखें, पार्ट देख लें, कमेंट तभी करके आगे बताएं के कैसा समझ में लगा। आएगा, ठीक है। तो तो बताओ तो क्या हुआ था। मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को तो उस नाइट क्या हुआ कि हमने बताया था कि हम सेकंड फ्लोर पे जो जहाँ पे रूम खाली था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था रूम में कि वहाँ जाके आप सो जाओ। यस, तो हम वहाँ सोए थे उस नाइट। और नाइट को रात को मैडम को 12-1 बजे जाके मुझे बोल दी कि मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बताया था आपको कि हम बाहर से खाना खा के आए थे। हाँ। लेकिन फिर भी हमने एक्स्ट्रा खाना बनवाया था। हाँ। तो वो खाना रखा हुआ था, मैं लेके आया वो खाना वापस अपने रूम में जाके, और फिर मैंने इसको खाना खिलाया। देन हम सोए। काफ़ी सारी हमारी बातचीत हुई, जो पास्ट को लेकर, घर वालों को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुई। यस। देन और उस नाइट इसने एक कांड कर दिया था, मतलब फ्लो में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में इसने लव बाइट बना दिए थे। लहू पिघल गया। तो लव बाइट बना दिए थे। अगले दिन हम वापस आए नीचे रूम से, और मेरे जो मेरा रूम था उसमें गए, और वो दोस्तों से हाय हेलो वापस गुड मॉर्निंग वगैरह हुआ। और फिर मैडम को जाना था क्योंकि इसकी जॉब होती है, तो फिर 9 बजे ही निकल गई। मैं इसको ड्रॉप करके आया GTB पे फिर से। उसके बाद में हम दोस्ती बचे थे बाद में वहाँ पे। दोस्तों ने इनकी मजाक ली थी उस टाइम, मजाक लेने तो फिर हम नहा धो के जैसे डेली का रूटीन जैसे होता था कि लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी से फिर वापस आए थे हम लंच के टाइम। तो हम लंच करने बैठे थे। मेरे सामने मेरे रूममेट थे, मतलब एक रूममेट इधर बैठा था और एक सामने बैठी थी मेरे। तो जो सामने बैठी थी उसको जो कुछ आइडिया ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। और तो जो साइड में बैठी थी वो पहले से वो सब कुछ जानती थी। मैं काफ़ी टाइम से वो दिल्ली में रहती थी, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल थी उनके लिए, तो वो सब कुछ जानती थी इस बारे में। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही मतलब टांग खिंचाई के लिए पूछा था कि क्या हुआ था नाइट में। मैंने कहा कुछ ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारे गले पे सांप दिख रहा है। भाई मैंने मतलब गौर नहीं किया था उससे पहले। मैंने फिर बाद में जाके मैंने मिरर में देखा तो लव बाइट बना हुआ है। मैंने उसको बोला यार ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जो मेरे सामने बैठी थी उसने रिएक्ट किया ओवर रिएक्ट कर दिया उसने कि आपने ये क्या किया। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया यार। तो वो ऐसे बोल रही थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया था उसने कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल चीज़ है। फिर जो मेरी दूसरी रूममेट थी जो ज़्यादा थोड़ी मेच्योर है इस मामले में, तो उन्होंने समझाया उसको कि देखो ऐसा कुछ ही नहीं होता है। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गूगल करा कि लव बाइट क्या होता है, तो गूगल ने फिर और एसटीसी करवा दी हमारी। गूगल ने बोला कि पार्ट ऑफ सेक्स। अब भाई इतना दिमाग खराब हुआ, और फिर ओवर रिएक्ट करने लग गई कि आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब तो ये है। मैंने कहा वो पागल, गूगल तो कुछ भी बोलता है, वो पार्ट ऑफ सेक्स नहीं होता, पार्ट ऑफ लव होता है। उसके बाद में जो मेरी दूसरी रूममेट थी जो मेच्योर थी, उसने उसको काफ़ी हद तक समझाया। भाई मेरा तो रोना निकल गया तो उस वक्त कि यार मैंने कौन सा कांड कर दिया है। देन मैंने बाद में इसको फ़ोन लगाया, उसको बताया मैंने तुम मेरी अच्छी सी यहाँ पे ढुकाई करवा दी है, अच्छी सी मेरी टांग खिंचाई हुई है। तो फिर चीज़ें नॉर्मल हुई थोड़ी सी। और फिर मैंने प्लान करा था 3-4 दिन बाद में ना मेरे पास आने का। हाँ 3-4 दिन बाद में मैंने सोचा कि मैं एक बार वहाँ भी होके आऊँ उसके वहाँ, कि इंसान को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे अच्छी लगी थी कि हाँ ठीक है यार, मतलब केमिस्ट्री बैठ सकती है हमारी। तो फिर मैं 4 दिन बाद में फिर मैं वापस इसके रूम पे गया, और वहाँ पे 2 नाइट रुका था ना, 2 नाइट 2 दिन तक मैं ही रुका, 2 दिन 2 नाइट तक। और इसकी बहन जब थी घर पे आया मैं, और ये तो जॉब पे थी, नाइट में आती थी। तो मुझे इसका पास्ट भी पता नहीं था उससे पहले, इसने जिक्र नहीं किया था जब हॉस्टल मिलने आई थी। मैंने तो बता दिया था, इसने नहीं बताया था। तो वापस जब यहाँ आई मैं, तो यहाँ आने के बाद में इसकी बहन ने मुझे बताया था कि इसकी लाइफ में तो ऑलरेडी लड़की है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा इस चीज़ को लेकर
कि यार मतलब जब लड़की है इसके लाइफ में ऑलरेडी, जिससे इससे बातचीत कंटिन्यू हो रही है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर मैंने उसी नाइट में, जिस दिन मैं आया था उसी नाइट में मैंने इससे बात करने की कोशिश करी, जब जॉब से आई थी रात को 11 बजे। तो मैंने इसको बहुत समझाया था उस टाइम कि उसका मेरा मतलब एज ए लाइफ पार्टनर तो नहीं था, मतलब कुछ भी, क्योंकि वो एज ए लाइफ पार्टनर नहीं रह सकते थे मेरे साथ। उसने पहले से ही मेरे को बोला था कि मैं अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जा पाऊँगी, और जो भी था मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ ही रही थी एज ए लाइफ, मतलब परमानेंट के लिए। हाँ, तो वो जो लड़की थी इसने मेरे को यही बताया था उस वक्त कि वो लाइफ में तो है, लेकिन मतलब आगे जाके नहीं रह पाएगी, पूरी लाइफ टाइम के साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उससे जो वो लड़की जो थी इसकी जो एक्स, तो उसके घर वाले एग्री नहीं थे इस चीज़ को लेकर, और वो उसने बोला भी था कि मैं घर वालों के खिलाफ जाके शादी नहीं कर सकती। तो यही सब इसने बताया था कि थोड़ा टाइम दो, अब हमारा ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, मैं उसको छोड़ दूंगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट मैं छोड़ दूंगी। बट फिर अगले सुबह इसने बोला था कि मैं चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं आज मत जाओ, 1-2 दिन और रुक के तब जाओ। मैं उसी अगली सुबह को मॉर्निंग में अपना फ़ोन इसके जानबूझ के इसके पास छोड़ के चले जाती हूँ। हाँ, जो ये पे नहीं लेके जाती। जानबूझ के मेरे पास अगले दिन जब मैं घर जाने की बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ऑलरेडी लाइफ में है, फिर आप बातचीत कर रहे हो, तो फिर ये इसने जानबूझ के अपना फ़ोन यहीं छोड़ दिया था रूम पे ही, ताकि उस लड़की से कितनी इसकी बातचीत होती है, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या कॉल आता है नहीं आता है, वो चीज़ मेरे पास मेरे को पता चल जाए, और मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट करूँ कि क्या है क्या नहीं, जो इसने बताया वो सही है कि नहीं है, इनकी किस हद तक इनकी कितनी बातचीत होती है दिन में, ये सब ये चाहती थी कि मैं जानूँ, और ये खुद ना बताएं, वो फ़ोन के थ्रू ही जानूँ। तो सारी आईडी वगैरह सब उसी में लगी हुई थी उसकी। मेरा पर्सनल फ़ोन था वो, जो मैं छोड़ के गई थी। हाँ, ये जो अपना फ़ोन वहीं छोड़ गई थी उस दिन, फिर पूरे दिन मेरे पास ही था इसका फ़ोन, कोई ख़ास वैसा नहीं था। उस लड़की के कुछ ऐसे हाय हेलो के मैसेजेस वगैरह आए थे, फ़ोन भी आया था 1-2 बार, पर बोला कि उठाया था? हाँ, क्या मैंने नहीं उठाया था, मैंने नहीं उठाया था। धड़कन तेज तेज हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर मुझे इस चीज़ का मतलब क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, उस बात से ज़्यादा खुशी थी कि ये इंसान मुझे बताना चाह रही थी सब कुछ, पूरा फ़ोन मेरे पास छोड़ के चली गई इसी चक्कर में कि मैं कुछ जानूं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा और अच्छा लगा कि यार मतलब हर कोई नहीं देता ना अपना पर्सनल फ़ोन, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना फ़ोन आप पूरे दिन के लिए छोड़ के चली गई। तो काफ़ी कुछ होता है फ़ोन में, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, पूरा दिन मेरे पास रहा फ़ोन, शाम को ही आई, तो मुझे कुछ खास वैसा बुरा लगा नहीं इस चीज़ को लेकर। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब ट्रस्ट करने लायक है, और जो ये बोल रही है शायद सही कर लेगी ये कुछ टाइम में। आखिर में मैंने लड़की का दिल जीत ही लिया। तो फिर नेक्स्ट डे 2 नाइट रुकने के बाद में अगले दिन फिर मैं यहाँ से चला गया। यहाँ इसके रूम पे अकेली नहीं थी, इसके मैंने बताया इसकी जो बहन है, इसकी छोटी बहन, वो साथ में थी, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं चला गया फिर से, और फिर नवंबर में तो दिवाली थी ही। ऐसे ऐसे हमारी बातें थोड़ी होती रही। हाँ। दिवंबर में दिवाली थी, दिवाली थी। आपको घर जाना था, और मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ उससे आगे वाली गली में मैं रहती थी पहले। दूसरे रूम पे रहती थी, जहाँ पे अभी हैं यहाँ नहीं थे, दूसरी गली में रहती थी। तो फिर मैं वहाँ से गाँव गया, और मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हुआ, और मैंने इसको प्रपोज कर दिया था तभी जब मैं गाँव जा रहा था। और मैंने टाइम लगा दिया प्रपोज को लेने में। इसने ये मतलब रिप्लाई नहीं देती थी, बस हाँ ठीक है ऐसे करती। जब मैं बोलता हूँ कि आई लव यू तो बोलती है कि ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसने कभी वो रिप्लाई नहीं दिया। अब मैं गांव चला गया, और फिर मेरे को दिक्कत होने लग गई, फाइनेंशियल दिक्कत मेरे को थोड़ी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम। तो मैंने इसको बोला कि यार मुझे तो अब गाँव में ही रहना पड़ेगा, तो मैं दिल्ली आता हूँ, और अपने सामान जो मेरे हॉस्टल में हैं उनको ले आता हूँ गाँव, फिर गाँव ही रहूँगा, तो अपनी बातचीत वैसे फ़ोन पे होती रहेगी। फिर इसने मना कर दिया कि नहीं आप मत जाओ गाँव। मैंने एक बात बोली थी, यही बात कि जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस चलाना होता तो मैं पहले वाले के साथ चला लेती, तुम्हारे साथ ही क्यों चलाती? हाँ, मुझे क्यों चाहिए होता फिर? तुम्हें ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ती फिर मुझे? तो फिर इसने मुझे बोला कि नहीं उसको लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना है, और मैं इसके साथ आके शिफ्ट हो जाऊँ यही जहाँ पे इसका जो रूम है वहाँ पे। इसने चेंज तभी किया था ना दिवाली पे चेंज करा था, और इसने कन्विंस कर लिया था अपने बहन वगैरह को भी मेरा साथ में रहने के लिए। और जो यहाँ पे जहाँ पे रूम लिया वहाँ पे अंकल को भी बोला था, पहले बोल दिया था कि कोई एक लड़की और आने वाली है साथ में, तो
ऐसा करके फिर नवंबर में 20 नवंबर को मैं वापस ही आया था यहाँ पे। 20 नवंबर 2023 में मैं यहाँ आ गया था हॉस्टल से सारे सामान वगैरह लेके। फिर हमारे बहुत सारी बातें बनती है, बहुत सारी लड़ाई होती है। तो फिर क्या कि मतलब इसका यही था, मेरे को कोई वैसा नहीं था क्योंकि इसने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था कि थोड़ा टाइम लगेगा उस लड़के से थोड़ा दूरी बनाने में। तो मैंने कुछ खास वैसा रिस्पॉन्स था नहीं मेरा, बट मेरे को बुरा लगता था कि मेरे सामने आके बात कर रही है, कभी वीडियो कॉल पे मेरे सामने बात कर रही है, कभी कॉलिंग पे कर रही है, कभी मैसेजेस, कभी नीचे जाके करती हो कॉल। वो काम से आ जाती थी, जॉब से घर आ जाती थी, लेकिन नीचे ही, ऊपर नहीं आती हमारे रूम पे, नीचे ही फ़ोन पे बात करती रहती। तो मैंने 1-2 बार इसको देख लिया था गैलरी में से कि ये फ़ोन पे बात कर रही है, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा। उस टाइम में फिर से जाने की सोचा था। 7-8 दिन हुए थे ना, शायद 27 तारीख के आसपास मैंने यहाँ से अपना बैग पैक करा और फिर मैं वापस हॉस्टल में लौट गया, क्योंकि हॉस्टल से मैं सारा सामान तो लाया ही नहीं था, कुछ एक सामान ही लाया था, तो हॉस्टल चला गया था। फिर इसने माफ़ी मांगी और नाइट में फिर सीधा वहाँ आ गई थी, जॉब से हॉस्टल आ गई थी। फिर अगले दिन मेरे जो सारे सामान हैं और मेरे को साथ में ले आई रूम पे। तो फिर इसने वापस यही बातचीत हुई कि यार थोड़ा टाइम दो। मैंने कहा ठीक है यार, इतना टाइम दे रहे हैं तो फिर थोड़ा और देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको आजमाऊँ कि इसके दिल में है क्या, असल में कुछ है भी या मतलब ऐसे ही चल रहा है ऊपर से। तो फिर मैंने एक कांड कर दिया, फिर से मैंने प्रेम करा था इसके साथ कि ये जैसे जॉब पे पहुंची मैंने इसको कॉल करके बोला कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने अपने जो यहाँ इसकी बहन जो थी उसको भी मैंने अपने साथ मिला लिया। उसको बोल दिया कि अगर प्रिया का कॉल वगैरह आए इस बारे में तो बोल देना कि मैं पैक करके चला गया यहाँ से। और यहाँ पे जो दीदी रहते हैं हमारे पड़ोस में, मैंने उनको भी अपने साइड कर लिया। तो मैंने कहा दीदी आपके पास कॉल आएगा प्रिया का तो बोल देना डुग्गू बैग पैक करके निकल गई यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सेम ऐसा ही किया। इसने कॉल करा था उनके पास कि डुग्गू का है, तो उन्होंने बोला कि अभी भी थोड़ी देर पहले बैग पैक करके निकल गए 10 मिनट पहले। इसने सोचा कि मैं सच में चला गया हूँ, हालांकि वो मेरे सामने बात कर रहे थे। इसने आनंद फानंद में वहाँ से दिल्ली कैंट पहुँच गई, क्योंकि मेरी ट्रेन जो दिल्ली कैंट से होती है। जब मेरे को पता चला ना कि भाई साहब ये यहाँ से चली गई है, मेरे आंखों में आंसू ही आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे। जो मेरे दोस्त थे ना, मैंने उनको बोला यार दिल्ली कैंट चलना है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। मतलब ड्यूटी से मेरे को कॉल आ रहे हैं, ड्यूटी से कॉल आ रहा है कि तुम बिना बताए गए, तुम बिना बताए गए, तुम बिना बताए गए। ठीक है, मेरी जो मैनेजर थे, ओनर थे, सब बोल रहे थे कि तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बिना बताए कैसे जा सकते हो, ये भी तो देखना चाहिए इतना तुम्हें। मैंने कहा मैम बहुत अर्जेंट काम है, बस आज तो आप मेरे को आज मेरे के एब्सेंट लगाने हैं ना, आप अपने मेरी साइड से अपने लिए ना एब्सेंट लगा लो। तब मैंने यही बात हुई थी, मैंने कहा आज नहीं जाऊँगी ना तो आज बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तब मैं गई, मतलब मैं दिल्ली कैंट तक चली गई थी इसके लिए। दिल्ली कैंट चली गई थी। देन फ़ोन करा इसने मुझे, मैंने हालांकि ब्लॉक कर दिया था सब जगह से पहले ही, ताकि ये मेरे पे शक ना करे, मेरे को बार बार परेशान ना करे। पर पता नहीं कि मेरे दिल ऐसा कर रहा था कि यार मतलब कुछ ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको अनब्लॉक करा। जैसे मैंने अनब्लॉक करा, इसका फ़ोन आ गया कि बोले दिल्ली कैंट पे कहाँ पे हो। मैंने कहा आप कहाँ पे हो? बोली मैं दिल्ली कैंट। मैंने कहा लेकिन मैं तो घर पे हूँ। बोली नहीं मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं अनाउंसमेंट करवा दूँगी। अनाउंसमेंट कराने जा रही हूँ। मैंने फिर इसको वीडियो कॉल करा, मैंने कहा देखो मैं सच में रूम पे हूँ। फिर रूम इसको दिखाया सही से, तो फिर इसको हाँ कि हाँ ठीक है मैं रूम पे हूँ। इसने बोला रुक मैं वहीं आके बताती हूँ। मेरे को डर लग रहा था, जो क्योंकि आपने देख ही ली होगी अब तक इसकी हरकतें, मेरे को डर लग रहा था। मैंने इसको बोला कि आप सीधे जॉब पे चले जाओ, शाम को बात करेंगे। इसने कहा नहीं पहले मैं घर आऊँगी, तुरंत जॉब पे जाऊँगी। फिर ये सीधा घर आई, समोसे भी लेके आई थी मेरे लिए, ताकि पिटाई के बाद में थोड़ा फुसलाना भी ज़रूरी है उसको। तो 2 समोसे लेके आई और सीधा घर आई। घर आते एक लगाया मैंने थप्पड़, सीधा गाल पे जमा के थप्पड़ लगाया, फिर गले लगाया। पहले थप्पड़ लगाया फिर गले लगाया कि दोबारा से ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। और फिर हमने दोनों मिलके समोसे खाए, फिर ये चली गई, समोसे खाए, फिर ये चली गई वापस। तो सो गाइस आज की वीडियो यही एंड करते हैं, और अब आगे क्या हुआ वो हम आगे के पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी भी, बोरिंग भी हो जाते हैं फिर, नहीं तो ज़्यादा बड़ी होती है तो हाँ। देखने में मुझे खुद जोर आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा, बेसिकली बात है। तो चलो गाइस, और आप जो भी नए लोग हो
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।